हेलो दोस्तों, मैं राहुल आज आप लोगों को सेल साइकिल बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूं। मैंने बहुत मेहनत से बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड्स बनाई है जिससे कि आप लोगों को सेल साइकिल बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाए और आपके एग्जाम में इस टॉपिक से एक भी सिंगल क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो सेल साइकिल को समझने से पहले हम समझते हैं कि हमारा जो जीवन होता है वो शुरू कहाँ से होता है। तो बेसिकली मेल के टेस्टिस में बनता है स्पर्म और फीमेल के ओवेरी में बनता है एग। स्पर्म और एग मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से एक सेल बनता है जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। ये जाइगोट जो होता है इसमें सेल डिवीजन होता रहता है और सेल डिवीजन के थ्रू ये एक सेल से दो सेल से चार सेल, ऐसे करते 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 कोशिकाओं का ग्रुप बना लेती है। तो जाइगोट फिर डेवलप होती है एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो में भी सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता रहता है और एम्ब्रियो डेवलप होता है बेबी में। और ये बेबी जब डिलीवर हो जाता है तो बेबी में भी सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता रहता है जिससे ये बेबी का ग्रोथ होता रहता है। तो बेसिकली हमारा जो जीवन होता है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है और हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं सेल डिवीजन के थ्रू। तो बेसिकली सेल डिवीजन को अगर हमें समझना है तो हमें कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है, कुछ चीज़ों का नाम याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको समझते हैं और सेल डिवीजन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं सेल के या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली जो सेल हमारा होता है उसके बाहर एक झिल्ली लगी रहती है जिसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और कोशिका के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य और इसको इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और कोशिका के अंदर एक गोल सी संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर एक भी मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर एक और गहरी गोल धब्बे जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ये गोल धब्बे जैसी संरचना है जो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर पतले पतले फाइबर जैसी संरचनाएं होती है जिनको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, ये क्रोमेटिन फाइबर जब सेल डिवीजन होने वाला रहता है तो आपस में संघनित होकर के एक्स आकार की संरचना बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। तो बेसिकली ये जो क्रोमोसोम होता है ये किससे संघनित होकर के बना हुआ है? इस पतले पतले क्रोमेटिन फाइबर से। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम होता है अगर उसका हम एक ऐसे रस्सी खींचे तो बेसिकली क्या मिलेगा हमें? क्रोमेटिन। अब ये जो क्रोमेटिन होता है ये भी दो चीजों से मिलकर के बना होता है। इसमें होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। हमारा डीएनए होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो बेसिकली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा आप सेंट्रोसोम है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। सेंट्रोसोम के अंदर होता है दो सिलेंडर जैसी संरचना होती है, सिलेंड्रिकल शेप की संरचनाएं होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। तो सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी संरचनाएं जो रहती हैं वो सेल डिवीजन में हेल्प करती है। जो सेंट्रोसोम होता है वो सेल डिवीजन के समय क्या करता है? अपने में से कुछ धागे जैसी संरचनाएं विकसित करता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर जो होता है वो बेसिकली काम क्या करता है? तो ये जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं उनको आधा आधा करने में हेल्प करता है, उनका क्रोमोसोम का बंटवारा करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि सेल डिवीजन होगा तो एक सेल से दो सेल बनेगा, तो दोनों सेल में जो क्रोमोसोम होगा वो उसका बंटवारा समान तरीके से होना चाहिए। तो बंटवारा करने में ये जो हमारा स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम से विकसित हुआ है ये क्रोमोसोम को आधा आधा करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को अभी के लिए क्या क्या ध्यान में रखना है? तो कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है जिसको कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका के अंदर एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर एक गोलाकार संरचना होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस के ऊपर एक झिल्ली लगी रहती है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक गहरा गोल धब्बा जैसा संरचना रहता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं।
न्यूक्लियस के अंदर ही पतले पतले फाइबर जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। क्रोमेटिन फाइबर सेल डिवीजन के समय एक्स आकार की संरचना में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस एक्स आकार की संरचना को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमेटिन फाइबर से संघनित होकर के बना हुआ है, और ये जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल होते हैं, और ये सेल डिवीजन के समय कुछ धागे जैसी संरचना विकसित करते हैं जिसको हम लोग स्पिंडल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए। चलिए अब समझते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। तो बेसिकली सेल साइकिल क्या होता है? तो सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल अपना ग्रोथ करवाती है, डीएनए रेप्लिकेट करती है, मतलब डीएनए का द्विगुणन करती है, डीएनए डबल करती है, और उसके बाद दो संतति कोशिकाओं में खुद को डिवाइड कर लेती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सेल साइकिल होता है वो अलग अलग फेजों में कंप्लीट होता है। तो हम सभी फेजों को डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए ये सेल साइकिल का डेफिनेशन दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना। तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। तो सेल साइकिल दो फेजों में कंप्लीट होता है। बेसिकली जो हमारा सेल साइकिल होता है, कोशिका चक्र होता है, वो दो फेजों में कंप्लीट होता है। एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। इंटरफेज जो होता है वो बेसिकली इसमें कोशिका तैयारी करती है कोशिका विभाजन करने के लिए, मतलब कि जो सेल होती है वो सेल डिवीजन की प्रिपरेशन करती है। तो ये जो फेज होता है ये भी तीन फेजों में कंप्लीट होता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो यहां पर सेल साइकिल का लगभग 90% जो होता है वो इंटरफेज में ही लगता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली तैयारी करने में ज्यादा समय लगने वाला है। और जो सेल जब डिवीजन करने वाली है तो सेल डिवीजन करने में ज्यादा समय, अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो सेल डिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा कम समय। ये बिल्कुल आपके एग्जाम जैसा है, जैसे कि आप अपना किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो तैयारी का फेज जो रहता है, प्रिपरेशन का जो फेज रहता है वो तो लंबा रहता है, लेकिन एग्जाम 1-1.5 हफ्ते में ही हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो सेल होता है वो इंटरफेज में तैयारी करता है सेल डिवीजन की, और ये तीन फेजों में होता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। सेल साइकिल का जो 90% समय रहता है वो लगभग यहीं पे लगता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एम फेज। एम फेज जो होता है वो दो फेजों में होता है, एक तो कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, और साइटोकाइनेसिस में हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कि कोशिका द्रव्य होता है, और कोशिका द्रव्य के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनका क्या होता है? डिवीजन होता है, जिससे कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन जाते हैं, एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। तो एम फेज बेसिकली मुख्य रूप से क्या है? सेल डिवीजन इसमें करता है। सेल जो है इसमें कोशिका विभाजन मुख्य रूप से करता है। दो फेजों में होता है, एक तो कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो होता है ये 4 फेजों में होता है, एक तो प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। क्योंकि कैरियोकाइनेसिस बेसिकली एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन जो होता है उसमें जो क्रोमोसोम होता है उसका ठीक तरीके से आधा आधा बंटवारा करना पड़ता है, तो इसीलिए ये 4 फेजों में होता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए एक एक फेज को डिटेल में समझते हैं कि कौन से फेज में क्या क्या होता है, ठीक है। आइए, तो यहां पर हमने देखा कि भाई इंटरफेज में 3 फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। फिर उसके बाद हमारा कैरियो एम फेज आता है। एम फेज का कैरियोकाइनेसिस 4 फेजों में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, तो सेल डिवीजन हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पे इंटरफेज में 90% समय लगता है, तैयारी का फेज रहता है, 10% समय जो है एम फेज में लगता है, और यहाँ पर जो सेल होती है वो डिवीजन करती है, ठीक है। तो ये सेल है, ये सेल जो है वो सेल डिवीजन करने जा रही है। तो सबसे पहले इसको G1 फेज में क्या क्या प्रिपरेशन, क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सेल होता है ये G1 फेज में क्या होता है? मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव हो जाता है, मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है? जो सेल है उसके अंदर जो भी जैविक प्रक्रियाएं चल रही है वो अब जल्दी जल्दी होने वाली है, ठीक है। इसमें सेल जो होता है वो अपना ग्रोथ करवाता है, सेल का साइज बढ़ता है, सेल का आकार बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद सेल इसमें बहुत सारे कोशिकांगों का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है, कोशिकांगों को डबल करती है। और उसके बाद यहाँ पर
कोशिका जो होती है, सेल जो होती है, वो कुछ विशेष प्रकार के आरएनए और प्रोटीन्स का निर्माण करती है जो अगले फेज में काम आने वाले हैं। ठीक है, इस फेज में एक मुख्य चेक पॉइंट होता है जो ये चेक करता है कि कोशिका को विभाजन करना है या नहीं करना है। अगर कोशिका विभाजन नहीं करना चाहती है तो वो भाई G0 फेज में चली जाएगी। जैसे कि हमारा जो नर्व सेल होता है, न्यूरॉन, उसकी कोशिकाएं विभाजित नहीं करती है तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है लेकिन वो विभाजन नहीं करती है, तो वो G0 फेज में चल जाती है। लेकिन जिन सेल को डिवीजन करना है वो इसके बाद अगले फेज में जाएगी, S फेज में। ठीक है, तो चलिए S फेज को समझते हैं। तो पहले यहाँ देख लेते हैं G1 फेज में क्या होता है। जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूअसली ग्रो किए जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण करती है। एक चेक पॉइंट होता है जो चेक करता है कि कोशिका को विभाजन करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है वो G1 फेज में होती है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पे है, वो पढ़ लेंगे यहाँ से। चलिए, अब G1 फेज के बाद क्या आता है, हमारा S फेज आता है। तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या कोशिका ने, जो सेल है वो क्या क्या तैयारी और एक्स्ट्रा की है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस हो रहा होगा, यहाँ पे जो क्रोमेटिन फाइबर है, यहाँ पर आपको क्रोमेटिन फाइबर जो है वो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, क्रोमेटिन फाइबर डबल हो गए। ठीक है, तो बेसिकली एस फेज में मुख्य रूप से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब कि डीएनए द्विगुणित होता है, डीएनए डबल होता है, और हिस्टोन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है। नए बने डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से क्रोमेटिन फाइबर बनते हैं। और उसके बाद आप एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे, जो हमारा सेंट्रियोल था वो भी क्या हो गया, रेप्लिकेट हो गया, वो भी क्या हो गया, द्विगुणित हो गया, वो भी डबल हो गया। ठीक है, तो ये चीजें एस फेज में होती है। ठीक है, क्या क्या हुआ एस फेज में, एस फेज में हमारा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो गया, डीएनए द्विगुणित हो गया, हिस्टोन प्रोटीन बना, और उसके बाद जो सेंट्रियोल था, जंतु कोशिकाओं में सेंट्रियोल पाया जाता है, तो ये सेंट्रियोल भी क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी कहां पे हुई है, एस फेज में हुई है। ठीक है, एस फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए का रेप्लिकेशन। तभी एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं जब बनेगी तो दोनों में जो जेनेटिक सूचनाएं रहेंगी वो सेम रहने वाली है। ठीक है, तो एस फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए एक और चीज आप समझ सकते हैं, बेसिकली एस फेज में डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट होता है, डीएनए की संख्या डबल हो जाती है, लेकिन जो क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या 46 ही रहती है, अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो बेसिकली जब डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ रहता तब जो हमारा क्रोमोसोम रहता है उसका स्ट्रक्चर सिंगल क्रोमोसोम रहता है, ये इसको हम लोग क्रोमेटिड भी कहते हैं। लेकिन जब डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है तो क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के कॉपी होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्रोमोसोम की संख्या नहीं बढ़ती है, बस क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, एक क्रोमेटिड के जगह पे दो सिस्टर क्रोमेटिड आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के कॉपी रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है वो एस फेज में होता है। आप ये भी याद रखिएगा कि डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए डबल होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। बस क्या चेंज आता है कि सिंगल जो क्रोमोसोम रहता है वो डुप्लीकेट क्रोमोसोम हो जाता है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा एस फेज में क्या क्या हुआ, डीएनए का संश्लेषण हुआ, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण भी हुआ, इसी में गुणसूत्र की संख्या क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, नहीं चेंज होता है। सेंट्रियोल भी इसी चरण में क्या होता है, द्विगुणित होता है। तो ये सारा काम हमारा कहां पे हुआ, एस फेज में हुआ। अब अगला फेज देखते हैं हम। तो एस फेज के बाद क्या आता है, G2 फेज। अब ये जो G2 फेज होता है ये क्या होता है, ये कोशिका विभाजन, इस फेज में जो कोशिका होती है वो कोशिका विभाजन के लिए अंतिम तैयारी करती है। ठीक है, तो एस फेज में जो जो हुआ उसके बाद G2 फेज में क्या क्या होने वाला है। तो बेसिकली G2 फेज में इसको हम लोग गैप 2 फेज या ग्रोथ 2 फेज भी कहते हैं। तो यहां पर जो G2 फेज है इसमें कोशिका जो है वो विशेष प्रकार के प्रोटीन का नाम निर्माण करेगी, जिसको हम लोग ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है वो स्पिंडल फाइबर के निर्माण में हेल्प करता है। स्पिंडल फाइबर मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो सेंट्रोसोम से विकसित होता है और क्रोमोसोम को अलग करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली जो G2 फेज है उसमें क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है वो क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर के निर्माण में हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर के निर्माण में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीजें देख लेते हैं। और क्या होता है इस फेज में, तो इसके बाद जो कोशिका होती है वो सेल जो होती है कुछ एंजाइम बनाती है,
ऊर्जा का भंडारण करती है, जिससे कि जो सेल डिवीजन हो अच्छे तरीके से हो पाए। तो सेल डिवीजन करने के लिए ऊर्जा स्टोर करती है यहाँ पे। और इसमें ना एक विशेष चेक पॉइंट होता है जो ये चेक करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन ठीक तरीके से हुआ है कि नहीं, कोई डैमेज नहीं है डीएनए में। अगर ये सारी चीजें अच्छी हैं तो कोशिका अगली फेज में एंटर करेगी और अच्छे तरीके से क्या विभाजन करेगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या क्या हो गया, ट्यूबलिन प्रोटीन जो कि स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ एंजाइम्स बनाते हैं। ठीक है, एंजाइमों का संश्लेषण जारी रहता है, पर्याप्त ऊर्जा का भंडारण होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट होता है, तो ये चेक करता है कि डीएनए की प्रतिकृति ठीक से हुई है कि नहीं, डीएनए में कोई डैमेज नहीं है। अगर ये सारी चीजें ठीक रही तो कोशिका जो है वो अच्छे तरीके से स्वस्थ तरीके से क्या करने वाली है, डिवीजन करने वाली है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो G2 फेज हो गया। तो हम एक बार और देख लेते हैं, हमारा जो सेल साइकिल होता है वो 2 फेजों में कंप्लीट होता है, एक तो इंटरफेज, दूसरा एम फेज। इंटरफेज 3 फेजों में कंप्लीट हुआ, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये तीनों फेज हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। G1 फेज में बेसिकली जो सेल था उसका वो मेटाबॉलिकली एक्टिव था, सेल ग्रोथ कर रहा था, अपना साइज बढ़ा रहा था। देन उसके बाद कुछ आरएनए और प्रोटीन्स का निर्माण कर रहा था, और एक चेक पॉइंट था जो चेक कर रहा था कि सेल को डिवीजन करना है या नहीं करना। ठीक है, उसके बाद एस फेज में क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, डीएनए डबल हो गया, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद जो सेंट्रियोल थे वो भी डुप्लीकेट हो गया। G2 फेज जो था इसमें बेसिकली एक ट्यूबलिन प्रोटीन बना जो स्पिंडल फाइबर बनाएंगे आगे चल करके, और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एंजाइम्स भी बनते हैं और ऊर्जा का भंडारण होता है। और यहाँ पर भी आपको चेक पॉइंट होता है जो ये चेक करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, और डीएनए में कोई डैमेज नहीं है। अगर ये सारी चीजें ठीक है तो कोशिका जो है वो अच्छे तरीके से अगले फेज में डिवीजन करेगी। ठीक है, तो तैयारी हो गया कोशिका का, जितना तैयारी करना था सेल डिवीजन करने के लिए वो सारा कर लिया सेल ने। ठीक है, अब हमारा क्या है, एम फेज। एम फेज में जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, वो डिवीजन करती है। 2 फेजों में होता है, एक तो कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो होता है ये बेसिकली न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। इसमें 4 फेजों में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। चलिए एक एक फेज को डिटेल में समझते हैं, आइए। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाते हैं। और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म मतलब कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिससे कि एक सेल से 2 सेल बन जाता है। ठीक है, तो हमारा एम फेज में भाई केंद्रक का विभाजन शामिल है जिसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और कोशिका द्रव्य का विभाजन जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, तो G2 फेज के बाद क्या आया हमारा एम फेज। एम फेज का जो पहला भाग होता है कैरियोकाइनेसिस, उसका जो सबसे पहला फेज होता है वो होता है प्रोफेज। क्या होता है, प्रोफेज। आप देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो आप देखिए ये जो क्रोमेटिन फाइबर थे, मैंने बोला था कि क्रोमेटिन फाइबर जो है वो संघनित होकर के, कंडेंस होकर के एक्स आकार की संरचना बनाती है जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो कहाँ पे बनता है क्रोमोसोम, तो बेसिकली जो हमारा क्रोमेटिन फाइबर था वो प्रोफेज में संघनित होकर के एक्स आकार की संरचना बना लेता है जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे गायब हो चुकी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है। उसके बाद न्यूक्लियोलस जो है वो भी यहाँ पे गायब हो चुका है। सेंट्रियोल जो है वो अपने पोल्स की ओर आ चुके हैं, अपोजिट पोल्स की ओर आ चुके हैं। ठीक है, विपरीत ध्रुवों की ओर आ चुके हैं। इनसे स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो चुका है। देखिए यहाँ पे स्पिंडल फाइबर नहीं है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है वो प्रोफेज में होती है। क्या क्या हुआ प्रोफेज में, एक तो क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए, हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो धीरे धीरे गायब हो गया, न्यूक्लियोलस जो था वो भी धीरे धीरे गायब हो गया, सेंट्रियोल जो है वो अपने पोल्स की ओर चले गए हैं। और उसके बाद सेंट्रियोल से क्या बन गया है, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम से क्या निर्माण हो गया है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो गया। ठीक है, स्पिंडल फाइबर के निर्माण में कौन सा प्रोटीन हेल्प किया था, ट्यूबलिन प्रोटीन, जो कि G2 फेज में बना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो प्रोफेज में ये सारी चीजें हुई, तो क्रोमेटिन संघनित होकर के क्या बन जाते हैं, अस्पष्ट गुणसूत्र बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पिंडल तंतु का निर्माण सेंट्रोसोम से प्रारंभ होता है। पेड़, और एक चीज, हाँ, जो पेड़ पौधे की कोशिकाएं होती है ना उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो उनमें स्पिंडल फाइबर का जो निर्माण होता है उनके पोल
मतलब विपरीत जो ध्रुव होते हैं या पोल होते हैं, वहां पर ना माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर पाया जाता है। वहीं से क्या होता है, इनमें स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। तो बस जंतु और पादप कोशिकाओं में, एनिमल और प्लांट सेल में जो स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है उसका प्रोसेस बस अलग होता है। हमारे में सेंट्रोसोम से होता है या सेंट्रियोल से होता है, जबकि इनमें माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से होता है, जो कि इनके विपरीत अपोजिट पोल्स में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो सेंट्रोसोम जिसमें सेंट्रियोल्स होते हैं, कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। तो ये सारा काम हमारा प्रोफेज में हुआ था। आई होप आप लोगों को प्रोफेज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख करके समझोगे तो प्रोफेज में क्या क्या बदलाव आए हैं वो आप समझ सकते हो आसानी से। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोफेज के बाद जो अगला फेज आता है उसको हम लोग मेटाफेज कहते हैं। तो जो मेटाफेज होता है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो प्रोफेज में हमारा क्रोमोसोम बन चुका था। ठीक है, तो जो प्रोफेज में क्रोमोसोम है वो अब क्या होते हैं, बीच में आकर के सज जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। ठीक है, जब गुणसूत्र जो होते हैं या क्रोमोसोम जो होते हैं वो बीच में आकर के पूरी तरीके से सज जाते हैं, तो ये एक पट्टी का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग मेटाफेज प्लेट कहते हैं। उसके बाद जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से आकर के जुड़ जाते हैं। जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रोमियर से यहाँ पर मेटाफेज में क्या होता है, जुड़ जाते हैं। और सेंट्रोमियर से जुड़ने में स्पिंडल फाइबर को कौन हेल्प करता है, तो सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। और यही काइनेटोकोर जो होता है वो स्पिंडल फाइबर को सेंट्रोमियर से जुड़ने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ पे हुई है, ये सारी चीजें हमारी मेटाफेज में हुई है। क्रोमोसोम का ये जो दो भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जहां पे जुड़े रहते हैं जिस भाग में, उसी को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। और इसी सेंट्रोमियर में ये स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं जो, और स्पिंडल फाइबर को यहाँ जुड़ने में कौन हेल्प कर रहा है, तो सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, तो बस ये सारी चीजें मेटाफेज में होती है। तो गुणसूत्र कोशिका के बिल्कुल बीच में एक काल्पनिक रेखा में सज जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग आपको मेटाफेज प्लेट कहते हैं। स्पिंडल फाइबर प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर पर स्थित काइनेटोकोर से जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी कहां पे हुई, मेटाफेज में हुई। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद कौन सा फेज आता है, एनाफेज। ठीक है, अब एनाफेज में देखिए जो क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर था वो क्या हो गया है, विभाजित हो गया। वो क्या हो गया, विभाजित हो गया, जिससे जो सिस्टर क्रोमेटिड है उनको जो स्पिंडल फाइबर है वो अपोजिट पोल की ओर खींच के लेके जा रही है। ठीक है, अपोजिट पोल की ओर खींच के लेके जा। मैंने बोला था कि स्पिंडल फाइबर जो है वो गुणसूत्र को आधे आधे भागों में बांटने में हेल्प करेगा, क्योंकि गुणसूत्र का बंटवारा आधा आधा होगा तो अच्छे तरीके से सेल डिवीजन होने वाला है। तो वो बंटवारा कहाँ पे होता है, एनाफेज में होता है। कहाँ पे होता है, एनाफेज में। तो एनाफेज में दो चीजें हुई, एक तो हमारा जो क्रोमोसोम है उसका सेंट्रोमियर विभाजित हो गया, जिससे सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अपोजिट पोल की ओर मूव करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारा हमारा कहां पे हुआ, एनाफेज में। तो यहां पर सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है और स्पिंडल फाइबर के खिंचाव के कारण कोशिका के विपरीत ध्रुव की ओर तेजी से बढ़ते हैं जो हमारे संतति गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मतलब कि क्रोमेटिड होते हैं, वो विपरीत पोल्स की ओर क्या होते हैं, खींचे चले जाते हैं स्पिंडल फाइबर के खिंचाव से। ठीक है, तो ये सारी चीजें एनाफेज में ही। इसके बाद हमारा क्या आता है, टीलोफेज। क्या आता है, टीलोफेज। टीलोफेज में बेसिकली टीलोफेज ना बेसिकली प्रोफेज का एकदम उल्टा है। प्रोफेज में जो जो चीजें हुई थी उसका अपोजिट चीज यहाँ पे होता है। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या हुआ था, जो क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ था, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगा। प्रोफेज में न्यूक्लियस जो था, मतलब न्यूक्लियोलस जो था वो गायब हुआ था, यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी आ जाने वाला है। प्रोफेज में जो हमारा सेंट्रोसोम है उससे स्पिंडल फाइबर बने थे, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर गायब हो जाने वाले हैं। ठीक है, और एक केंद्रक से दो केंद्रक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक केंद्रक से दो केंद्रक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो बेसिकली टीलोफेज में ये सारी चीजें होती है। तो गुणसूत्र विसंगनित होकर फिर से क्रोमेटिन धागे में बदल जाते हैं, नई केंद्रक झिल्ली बनने लगती है, केंद्रिका और अन्य कोशिकांग जो होते हैं वो भी प्रकट होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पिंडल तंतु अब विघटित हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा टीलोफेज में होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमारा बस बचा हुआ साइटोकाइनेसिस।
हमारा जो सेल साइकिल था उसका एम फेज 2 फेजों में हो रहा था, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को हमने अच्छे से समझ लिया कि कैसे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। अब हम समझने वाले साइटोकाइनेसिस। तो जो साइटोकाइनेसिस होता है इसमें बेसिकली जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कि कोशिका द्रव्य होता है, और उसमें उपस्थित जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनका डिवीजन होता है। तो प्लांट और एनिमल सेल में ये जो सेल साइटोकाइनेसिस होता है वो अलग तरीके से होता है। बेसिकली जो एनिमल सेल होता है उसका सबसे बाहरी जो परत होता है उसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, लेकिन जो हमारा प्लांट सेल होता है उसके कोशिका झिल्ली के ऊपर और एक लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और ये सेल वॉल जो होता है ना वो थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है, थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो बेसिकली हमारे में जो एनिमल सेल होता है उसमें जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है वो खांच बनने से होता है। ऊपर और नीचे से क्या होते हैं, खांच बनते हैं, और ये खांच धीरे 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 गहरे होते जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं, जिनसे एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और साइटोकाइनेसिस इस तरीके से संपन्न हो जाता है। और एनिमल सेल में जो सेल डिवीजन का प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो हमारा प्लांट सेल होता है उसमें जो खांच होता है वो नहीं बन पाता है, उसमें खांच नहीं बन पाता है क्योंकि सेल वॉल जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनके बीच में ना एक प्लेट का निर्माण होता है जिसको हम लोग सेल प्लेट कहते हैं, और सेंटर से ये प्लेट जो परिधि वाली कोशिका भित्ति है उनसे आकर के क्या होती है, जुड़ जाती है, जिससे कि एक सेल से 2 सेल बन जाता है। एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं का निर्माण हो जाता है, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन जाती है। तो प्लांट की कोशिकाओं में भी इस तरीके से साइटोकाइनेसिस संपन्न हो जाता है और प्लांट की कोशिकाएं भी 1 से 2 भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। तो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लेना। और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में कैसे होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कि इनके में जो सेल जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है वो सेल प्लेट बनने के कारण होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। एक बार और हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो जो सेल साइकिल होता है वो 2 फेजों में होता है, एक तो इंटरफेज, दूसरा एम फेज। इंटरफेज 3 फेजों में होता है, G1, S और G2 फेज। G1 इन तीनों फेज में सेल जो होती है वो प्रिपरेशन करती है। क्या क्या प्रिपरेशन करती है हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। एम फेज जो होता है वो 2 फेजों में होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में जो केंद्रक जो होता है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। 4 फेजों में प्रोसेस कंप्लीट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सारे फेज को हमने डिटेल में समझ लिया है। उसके बाद हमारा लास्ट होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म और आपको जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो उनका डिवीजन होता है। और फाइनली हमारा जो सेल होता है वो सेल डिवीजन के थ्रू एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देता है, निर्माण कर देता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेल साइकिल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर नहीं आया तो एक बार और अच्छे से फोकस करके वीडियो को देख लीजिए। और अगर आपको समझ में आ गया तो मैं ये मतलब बोल सकता हूं कि आपके एग्जाम में सेल साइकिल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें अच्छे तरीके से कवर की है। एक सिंगल चीज भी मैंने नहीं छोड़ा है, सारी चीजें हमने अच्छे से कवर कर लिए। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ ऐसा वीडियो बनाने के लिए, जिससे कि आप लोगों की भी हेल्प होती रहे और आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प होती रहे, और मेरी भी थोड़ी सी मतलब हेल्प हो, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है।